दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम भारत का संविधान का भाग 5 जो कि संघ है, इसमें आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद 140 तक देखे थे, तो इस वीडियो में हम अनुच्छेद 141 से कंटिन्यू करते हैं। अनुच्छेद 141 में है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या इसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेज के प्रकटीकरण या पेश करने के, अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है जो उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 को विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 5 द्वारा 13/4/1978 से लोप किया गया। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियम के लिए नियमों बना सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम।
अपीलों सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में जिनके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी है। नियम भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों में से किसी का परिवर्तन करने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाही के बारे में नियम। अनुच्छेद 39 के अधीन उस न्यायालय में कार्यवाही के बारे में नियम। अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड ग के अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम। उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन किया जा सकेगा उसके बारे में और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया के बारे में जिसके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसी पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय में ग्रहण किए जाने हैं। नियम उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाही के और उनके आनुषंगिक खर्चे के बारे में तथा उसमें कार्यवाही के संबंध में प्रभावित किए जाने वाले फीसों के बारे में नियम। जमानत मंजूर करने के बारे में नियम। कार्यवाही को रोकने के बारे में नियम। जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है उसके संक्षिप्त अवधारण के लिए उपबंध करने वाले नियम। अनुच्छेद 317 के खंड 1 में निर्दिष्ट जांच के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम। खंड 3 के उपखंडों के अधीन रहते हुए इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेंगे तथा एकल न्यायाधीशों और न्यायखंडों की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे। जिस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सार्वभौम प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। परंतु जहां अनुच्छेद 132 से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय 5 से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलें में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का ऐसा सार्वभौम प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है। वहाँ वह न्यायालय के ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को जो ऐसे प्रश्न को अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिए इस खंड की अपेक्षानुसार गठित किया जाता है उसकी राय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति उस अपील को उस राय के अनुरूप निपटाएगा। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं और अनुच्छेद 143 के अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सहमति से ही दी जाएगी अन्यथा नहीं। किंतु इस खंड में कोई बात ऐसी नहीं ऐसे न्यायाधीशों को जो सहमत नहीं है अपना विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी।
उच्चतम न्यायालय की अधिकारी और सेवक का व्यय। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करें। परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्ति किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वे वेतनों, भत्ते, छुट्टी व पेंशनों से संबंधित है, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारी और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत के संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशि उस निधि का भाग होगी। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के किसी सार्वजनिक प्रश्न के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम के संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमित है अथवा किसी सपरिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार्वजनिक प्रश्न के प्रति निर्देश है। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अध्याय 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तब तक ऐसी होगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारी में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन
रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्ति ऐसी होगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 149 अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी के निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक संघ के राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक को प्रदत्त थी उसके द्वारा प्रयुक्त थी। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ के राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा की सलाह पर विहित हैं। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनके राज्यों के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप बताइए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।